हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का सप्लाई एनालिसिस ये लेसन हमारा चालू है। तो आज हम रिमेनिंग कंसेप्ट्स देखेंगे सप्लाई एनालिसिस के। तो पहले तो देखेंगे वेरिएशन इन सप्लाई। तो क्या है वेरिएशन? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कंस्टेंट। जब ओनली प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होती है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई चेंज होगी बिकॉज ऑफ प्राइस बदलने की वजह से, बाकी कोई भी फैक्टर बदलेगा नहीं, तो उसे कहते हैं वेरिएशन। तो दो तरह के वेरिएशन के सप्लाई के टाइप्स हैं। तो पहला तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू राइज। एक्सपांशन यानी राइज होना, इंक्रीज होना। तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा अगर हो गया तो एक्सपांशन सिचुएशन होगी। एक्सपांशन इन सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट दिखेगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। सेम सप्लाई कर्व ड्यू टू अ राइज इन प्राइस, इट्स अ शोन फिगर। तो नीचे आपको सप्लाई कर्व दिया है, देखो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है सप्लाई कर्व, एसएस कर्व फ्रॉम गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट। ओके, यू कैन सी हियर, ये प्राइस है। जब P से P1 प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी भी Q से Q1 इंक्रीज हुई। ओके, तो इसका मतलब पहला एस का पॉइंट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे बन गया। किस तरह से देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, लेफ्ट से राइट गया। मतलब ये से दिखाता है कि ये पॉजिटिव अप्रोच है, इंक्रीज हो रहा है। तो सप्लाई का इस तरह से जाएगा, तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाई राइज फ्रॉम OQ टू OQ1 विथ राइज इन प्राइस OP टू OP1। तो पता है ना OQ टू OQ1 क्या होगा। सो ये अपना पॉइंट है, ये O है। तो पहले OQ था तो इंक्रीज हो गया OQ1 तक, और पहले OP था तो इंक्रीज हुआ OP1 तक। ऐसे बताए, यहाँ से काउंटिंग की है। तो यही हमें एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि पहले क्वांटिटी OQ था तो OQ1 हो गया, क्योंकि प्राइस जो है OP से लेके OP1 तक बढ़ गया, रिजल्टिंग इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ M to N अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व SS। तो सेम सप्लाई कर्व और इंक्रीज हो गया, इसे बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। दूसरा टाइप है वेरिएशन का, वो है कॉन्ट्रैक्शन। ये कम्प्लीटली अपोजिट है एक्सपांशन के। एक्सपांशन में बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन में कम होगा, ओके, डिक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस। क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो फिर क्वांटिटी भी कम सप्लाई होगी। सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट दिखते हैं, अपोजिट। मैंने बोला एक्सपेंशन के कम्प्लीटली अपोजिट। तो आप देख सकते हो ग्राफ में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे हमें बताया है। लेट्स सी, तो ये पहले OP थी तो ये चेंज होके OP2 तक गई प्राइस, और पहले OQ थी इतनी बड़ी तो OQ2 में आ गई, मतलब कम हो गई। सो SS का पहले पॉइंट यहाँ पे था तो बाद में यहाँ पे आया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन गया। ओके, तो ये डिक्रीज हुआ ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यही है यहाँ पे बताया, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई ऑफ क्वांटिटी भी कम होगी। यही ग्राफ का एक्सप्लेनेशन नीचे देंगे। क्वांटिटी सप्लाई है एक्स एक्सिस पे, प्राइस है वाई एक्सिस पे। क्वांटिटी पहले थी OQ तो ये डिक्रीज होके हो गई OQ2, क्योंकि प्राइस OP थी तो उसका प्राइस चेंज हुआ OP2 तक। ओके, सो NM जो है सप्लाई कर्व पे वो मोमेंट्स दिखा रहे हैं, N से लेके M पॉइंट तक सप्लाई को नीचे आ गए। सो सप्लाई को डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है, इसे ही कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये वेरिएशन के दो टाइप्स हो गए, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अभी देखेंगे चेंजेस इन सप्लाई। तो वी ऑलरेडी सी दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे चेंज इन सप्लाई में क्या बोलेंगे, When other factors change, price remain constant। तो चेंज इन सप्लाई में उनका कहना है अभी प्राइस का चेंज नहीं देखेंगे, प्राइस छोड़ दो, बाकी फैक्टर की वजह से अगर चेंज हुआ तो चेंज इन सप्लाई होगा। ठीक है, तो दो टाइप है, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ गिवन क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज होंगे बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, प्राइस की वजह से नहीं, बाकी फैक्टर्स की वजह से।
ओके, जैसे कि प्राइस ऑफ इनपुट्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसकी प्राइस कम हो गई। फॉल इन टैक्स रेट्स कम हो गए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया। तो ये कुछ रीजंस है, तो उनकी वजह से सप्लाई अगर इंक्रीज हुआ, प्राइस वैसे के वैसे रहा, बट बाकी फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गया, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट। द सप्लाई कर्व shifts to the right on the original supply curve. It is on the figure 4.8. तो हमें दिखा है किस तरह से सप्लाई कर्व चेंज होगा। सो देखो यहाँ पे बताया गया है, तो प्राइस वही है, प्राइस में नो मोमेंट, बट क्वांटिटी OQ था तो OQ1 तक गया, बराबर। तो पहले सप्लाई कर्व यहाँ पे था और फिर यहाँ पे शिफ्ट ही हो गया, कंप्लीट शिफ्ट हो गया। ओके, इंक्रीज हुआ है बट कम्प्लीटली शिफ्ट हुआ है सप्लाई कर्व। सो पहले ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS था और फिर जो न्यू सप्लाई कर्व बना तो S1 था। ओके, पहले M पॉइंट से गया, बाद में N पॉइंट से गया। सो यही एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन द X एक्सिस एंड प्राइस ऑन द Y एक्सिस। सप्लाई राइज फ्रॉम OQ to OQ1 एट द सेम प्राइस OP, राइट, रिजल्टिंग इन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। तो ओरिजिनल सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया एंड नया कर्व बना SS से लेके S1 का। ये होगा इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे इंक्रीज होता है वैसे डिक्रीज भी होगा ना, अपोजिट। यस, तो डिक्रीज इन सप्लाई यहाँ पे दिया है। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हियर डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखो डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, तो डिक्रीज यानी कम होगा। ओके, सप्लाई फॉल होगी बट प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से। सो डिक्रीज इन सप्लाई refers to fall in the supply for given commodity due to unfavorable changes in other factors such as increase in price of inputs, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई उसी वजह से, टैक्स रेट बढ़ गया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, स्ट्राइक्स किया वर्कर्स ने, तो प्राइस है में, बट ये बाकी क्यों फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कम हो गया। सप्लाई का शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल का, तो जो इंक्रीज में दिया था उसके बराबर अपोजिट होगा। तो यहाँ पे बताया था कि वो राइट में शिफ्ट होता है, देखो राइट में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मतलब क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, तो OQ थी पहली, तो चेंज होके OQ2 तक आ गई, और OP प्राइस सेम ही है। वाई एक्सिस इंडिकेट करता है प्राइस, OP प्राइस जो है सेम है, कांस्टेंट है। तो पहले क्वांटिटी OQ थी, तो फिर M पॉइंट यहाँ पे, तो ये मेन सप्लाई का और SS ये वाला, और जब प्राइस OQ2 तक आई तो फिर N प्राइस आया वहाँ पे। ओके, सो N पॉइंट आया, तो N पॉइंट पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये नया S2 ही जो कर्व है बना है। ओके, तो ये पहला ओरिजिनल कर्व और ये शिफ्ट हुआ है सेकेंड का, तो फिर ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, बराबर। तो वही यहाँ पे बताएंगे। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्या, क्वांटिटी सप्लाई, वाई पे क्या है, प्राइस है। सप्लाई कर्व, सप्लाई फॉल्स OQ से लेके OQ2 तक आया, प्राइस वही सेम थी OP, रिजल्ट हुआ क्या, इनवर्ड शिफ्ट हुआ, वो सप्लाई कर्व लेफ्ट में SS से लेके S2 बना। इट इज़ नॉन एज डिक्रीज इन सप्लाई, इसे डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है, यू शुड नो में दिया है कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई का। सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। सप्लाई तो हमने ऑलरेडी देखा है डिफाइन। सप्लाई क्या होगा, तो एक क्वांटिटी होगा कमोडिटी का जो सेलर ऑफर करेगा सर्टन प्राइस पे, ओके, ड्यूरिंग सर्टन टाइम। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये मैक्रो कंसेप्ट है, ये बड़ा कंसेप्ट है। एग्रीगेट यानी टोटल होता है। It refers to the minimum amount of sale proceeds which entrepreneurs expect to receive from the sale of output। तो इसे क्या बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, ये मिनिमम अमाउंट होगी जो भी सेल एंटरप्रेन्योर करना चाहेगा उसके आउटपुट का, जो मिनिमम अमाउंट वो चाहेगा कि इतनी मिले, तो उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। मतलब उसके पास समझो 100 प्रोडक्ट है, तो सोचेगा कि 100 प्रोडक्ट के मुझे 1 लाख तो मिनिमम मिलने चाहिए, तो उसकी विश हो गई कि वो 1 लाख मिनिमम वैल्यू सोच रहा है कि मिले, तो यह एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। सो विच एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, मतलब सेल होगा तो मिनिमम अमाउंट उतनी मिलनी चाहिए, तो यह एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, अभी कुछ कंसेप्ट बाकी है छोटे छोटे, वो देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट कंसेप्ट, व्हेन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब एंटरप्रेन्योर सोचता है कि कुछ प्रोडक्शन किया जाए,
ही हैज़ टू यूज़ वेरियस इनपुट्स, तो उसे अलग अलग इनपुट लाने पड़ते हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन अपने आप नहीं बनेगा, उससे पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। हाँ बराबर ना, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा तभी अच्छा नॉर्मल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे टोमेटो सॉस बनाना है तो पहले एग्रीकल्चर फार्म से टोमेटो लाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल चाहिए ना, लेबर लगेंगे काम करने के लिए, कैपिटल पैसा भी लगेगा, ये सब चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेगी तभी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ही हैज़ टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स, तो इनके सबके लिए पेमेंट्स देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल लाया मतलब टोमेटो लाए, टोमेटो सॉस के लिए बनाने के लिए, तो टोमेटो लाने के लिए पैसा तो लगेगा, लेबर चाहिए काम करने के लिए, वर्कर है तो उनका पैसा भी तो देना पड़ेगा। कैपिटल ला रहे तो लोन जहाँ कहाँ से लेंगे, उनको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये सब इनपुट्स लाने के लिए उसे पेमेंट्स भी करने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। सो दिस इनपुट्स नॉन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सब इनपुट्स को कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन नीड ऑफ आउटपुट, तो जैसे आउटपुट बनाना है उस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज, तो 3 तरह के कॉस्ट होते हैं। तो पहला कॉस्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो टोटल खर्चा होगा वो होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी आती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। फिक्स यानी फिक्स कॉस्ट रहेगी, वेरिएबल यानी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे वर्कर को समझो 1000 रुपीज़ देनी है सैलरी, तो 1000 फिक्स हो गया, हर मंथ या फिर पर डे का चार्ज रहेगा, हमें फिक्स उसे देना ही है, वो फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट जैसे यूज़ करेंगे यूनिट्स या फिर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उस हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग हो सकती है, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहती है। दोनों का एडिशन करने पे मिलेगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, तो फिक्स फैक्टर पे जो एक्सपेंस होंगे वो हुआ फिक्स कॉस्ट। जैसे लैंड, ओके, और क्या दिया है, मशीनरी, तो इस पर फिक्स एक्सपेंस हुआ क्योंकि ये फिक्स फैक्टर है, तो वो फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट आर दोस एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे लेबर पे हो रहा है खर्चा, 2 लेबर थे तो समझो 200 रुपये दिया पर डे का, 5 लेबर हो गए तो 500 देना पड़ेगा, 10 हो गए तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा 100 रुपये के बेसिस पे। मतलब लेबर की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, बराबर। रॉ मटेरियल उस तरह से, जैसे कम लिया तो कम कॉस्ट होगा, ज़्यादा लिया तो ज़्यादा कॉस्ट होगा। पावर, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, जितने यूनिट ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंस, कम यूनिट एक्सपेंस किया तो कम खर्चा होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंजिंग होता है। अभी नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट, दूसरा खर्चा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट बताता है कि पर यूनिट का क्या खर्चा हो गया। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो ये बताता है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी से, तो हमें मिलेगा एवरेज कॉस्ट। जैसे दिया है फॉर्मूला, छोटा सा बनाया है, AC इज इक्वल टू TC, TC यानी टोटल कॉस्ट अपॉन TQ टोटल क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने। अब अगर समझो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट के लिए, 40 यूनिट के लिए 800 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट, तो 800 को डिवाइड करेंगे 40 से, तुम्हें पता चलेगा एक यूनिट के लिए कितना खर्चा किया, तो 20 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। तो जैसे 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए एडिशनल कितना खर्चा बना, तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट, ओके, एडिशन कॉस्ट। जैसे ऊपर बताए कि 40 यूनिट बनाए तो फिर 800 रुपये खर्चा हो गया। फर्म ने सोचा कि 41 यूनिट बनाते हैं, 41 यूनिट बनाने के लिए 880 रुपये खर्चा हो गया समझो, ओके। तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया तो 80 रुपये बढ़ गए ना, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो एडिशन यूनिट के लिए एडिशन खर्चा कितना हो गया, 80। तो जो एडिशनल खर्चा होगा एडिशनल यूनिट पे, उसे मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। तो फॉर्मूला भी वैसे ही दिया है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट। तो n यानी क्वांटिटी दिखाएगा, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर n, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट, टोटल कॉस्ट n मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, टोटल कॉस्ट n-1 मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, उसके पहले के यूनिट में कितनी थी। सो जैसे प्रीवियस टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स के लिए 200 रुपये थे, हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 250 हो गए। तो
पहले 250 लेंगे और उसके पहले के यूनिट के लिए कितने 200, तो दोनों का डिफरेंस 50, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ठीक है, अभी देखेंगे रिवेन्यू कंसेप्ट। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू रिफर्स टू द रिसिप्ट obtained by a firm from the sale of certain quantities of a commodity at a given price in the market। तो जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी बेची जाएगी, सेल की जाएगी, तो उससे जो भी रिसिप्ट मिलेगी, अमाउंट मिलेगी, वो होगा रेवेन्यू। द रिसिप्ट, द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू का कंसेप्ट जो है 3 कैटेगरी में बताता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे कॉस्ट का बताया। टोटल रेवेन्यू जिसे शॉर्ट में बोलेंगे TR। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल सेल जितना करेंगे उससे जो भी अमाउंट मिलेगी वो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। इफ अ फर्म सेल 15 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट 200 पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज, क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी थी? 15, यूनिट की प्राइस कितनी? 200, और यूनिट्स कितने? 15, तो इंटू किया तो 3000 टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट के लिए कितना रेवेन्यू मिला, तो एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे। एक यूनिट सोल्ड करने पे कितना रेवेन्यू मिलता है। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड कितने किए। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR यानी टोटल रेवेन्यू एंड अपॉन करेंगे टोटल क्वांटिटी से। एग्जांपल दिया है हमें, देखो अगर टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट्स के लिए 3000 बनता है, ओके, मतलब सेल किया 15 यूनिट्स 3000 में, तो एक यूनिट के लिए कितना बना? तो 3000 डिवाइड बाई 15, तो 200। तो ये हो गया एवरेज रेवेन्यू, एक यूनिट का रेवेन्यू, मतलब एक यूनिट के लिए सेल करने पे कितनी अमाउंट मिलती है, तो एवरेज रेवेन्यू बन जाएगी। एंड लास्ट कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू अ टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने की वजह से कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, वो होगी एडिशनल अमाउंट यानी मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला भी वैसे ही जैसे मार्जिनल कॉस्ट का था, MR फॉर n यूनिट्स, TR फॉर n यूनिट्स एंड TR फॉर उसके पहले का लास्ट यूनिट, तो n यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जैसे कि एग्जांपल दिया, देखो इफ़ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 20 टेबल्स, 20 टेबल्स बेचने पे 4000 रुपये मिल रहा है, एक टेबल एक्स्ट्रा बेचा, 21 टेबल बेचे तो कितना मिला? 4200। तो जितना डिफरेंस है वो होगा मार्जिनल रेवेन्यू। 4200 से 4000 लेस करेंगे तो मिलेगा 200 रुपीज़, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पे ये सप्लाई एनालिसिस लेसन ख़त्म होता है, एंड होता है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आए नहीं, आप ज़रूर मुझे बताओ, ठीक है।